नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकवि की दुनिया में उतरेंगे जिन्हें हम सब उनकी कविताओं के लिए जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी निराला। लेकिन आज हम उनकी कविताओं की नहीं बल्कि उनके एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास अप्सरा की कहानी को समझेंगे। बिल्कुल, ज्यादातर लोग उन्हें कवि के रूप में ही जानते हैं, पर उनका गद्य भी कमाल का है। हाँ, और अप्सरा की सबसे खास बात तो खुद निराला जी ने कही है। उन्होंने लिखा, अप्सरा स्वयं मुझे जिस जिस ओर ले गई, दीपक पतंग की तरह मैं उसके साथ रहा। वाह, मतलब उन्होंने कहानी गढ़ी नहीं, वो बस एक किरदार के पीछे पीछे चलते गए। हाँ, एक तरह से। और ये उपन्यास उस दौर का है जब साहित्य छायावाद के रोमांस से निकलकर प्रगतिवाद के यथार्थ की तरफ बढ़ रहा था। तो अप्सरा में दोनों का एक मिला जुला रूप दिखता है। तो चलिए कहानी की इसी बहाव के साथ चलते हैं। शुरुआत होती है नायिका कनक से। कनक 18 साल की एक युवती जिसके लिए लेखक अपार अलौकिक सौंदर्य जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो बनारस की मशहूर गायिका और नृत्यांगना सवरी की बेटी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। कनक की परवरिश उसकी माँ की दुनिया की परछाई से भी दूर हुई है। हाँ, उसे घर पे ही पढ़ाया लिखाया गया। एक अंग्रेज महिला थी, मिसेस कैथरीन, और एक हिंदी के अध्यापक। सोचिए, एक माँ अपनी बेटी को हर तरह के ज्ञान से मजबूत बना रही है, लेकिन साथ ही एक सलाह भी देती है, और वो सलाह ही कहानी का केंद्र बन जाती है। वो सलाह है, किसी को प्यार मत करना। बिल्कुल, हमारे लिए प्यार करना आत्मा की कमजोरी है, ये हमारा धर्म नहीं। ये सुनकर एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक माँ अपनी बेटी से ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि वो सलाह उसके अपने अनुभवों से निकली है। सवरी जानती है कि समाज उनकी जैसी औरतों के प्यार को प्यार नहीं, एक सौदा समझता है। वो कनक को उस धोखे से बचाना चाहती है। सही बात है। तो कनक के जीवन का द्वंद्व यहीं से शुरू हो जाता है, और अब कहानी में नायक का आना तो बनता है। बिल्कुल, और नायक का प्रवेश भी बड़े नाटकीय अंदाज में होता है, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। हाँ, एक बाग में एक अंग्रेज कनक के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। हाँ, और तभी एक युवक आता है। ये युवक है राजकुमार, कहानी का नायक। और वो सीन भी बड़ा दिलचस्प है। अंग्रेज को अपनी बॉक्सिंग पर गुमान है तो राजकुमार को कुश्ती का। हाँ, वो उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन फिर कुछ अजीब करता है। क्या? वो उस बेहोश अंग्रेज की जेब में एक चिट्ठी रख देता है, और कनक के पूछने पर भी अपना नाम बताए बिना चला जाता है। और ये घटना कनक के मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। बिल्कुल, एक रहस्य बन जाता है वो लड़का। और ये रहस्य उन्हें दोबारा मिलाता है एक ऐसी जगह जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। थिएटर के मंच पर। हाँ, कहानी का ये मोड़ तो कमाल का है। कनक शकुंतला नाटक में शकुंतला बनी है। और दुष्यंत के किरदार में कौन है? वही युवक राजकुमार। और पता चलता है कि राजकुमार तो असल में सिटी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं। जी, और हिंदी के सही उच्चारण को मंच पर लाने के लिए शौकिया तौर पर अभिनय भी करते हैं। ये नाटक भी उन्हीं का लिखा हुआ है। वाह! और जब वो मंच पर अभिनय कर रहे होते हैं, तभी असली पुलिस आ जाती है। हाँ, पुलिस का एक दारोगा असलियत में राजकुमार को गिरफ्तार करने आ जाता है। दर्शक हंगामा करने लगते हैं। सब कुछ बिखर जाता है, और उस हलचल के बीच शकुंतला बनी कनक आगे बढ़कर दुष्यंत बने राजकुमार का हाथ पकड़ लेती है। वो दारोगा के सामने खड़ी हो जाती है। वो सिर्फ एक नाटक का दृश्य नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कनक बाद में अपनी माँ से कहती भी है कि यही उसकी असली शादी थी, जो मंच पर ईश्वर की इच्छा से हुई। वो उसे अपना स्वयंवर मान लेती है। हाँ, और अपनी मांग में सिंदूर भी लगा लेती है। ये एक तरह से उसकी तरफ से अपनी माँ की दुनिया और उसकी सलाह का एक साहसी विद्रोह था। मतलब अब कनक एक्शन में आ गई है। वो राजकुमार को बचाने की ठान लेती है। और यहाँ हमें उसका एक और रूप देखने को मिलता है। वो सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि हाँ, बहुत बुद्धिमान और हिम्मती भी है। वो कैसे? वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। उसे याद आता है कि उसने उस अंग्रेज की जेब से एक चिट्ठी निकाली थी। ओह अच्छा, वो चिट्ठी जो उसने बाग वाले सीन में निकाली थी। हाँ, वो चिट्ठी एक दूसरे भ्रष्ट पुलिस अफसर हैमिल्टन के खिलाफ सबूत थी। तो वो अपनी पुरानी टीचर मिसेस कैथरीन की मदद से हैमिल्टन को घर बुलाती है, उसे अपनी बातों के जाल में फंसाती है, और एक मैजिस्ट्रेट के सामने उसकी असलियत उजागर कर देती है। बिल्कुल। और इसी की बदौलत राजकुमार रिहा हो जाता है। लेकिन रिहा होने के बाद भी राजकुमार एक कश्मकश में है। वो कनक की तरफ आकर्षित तो है, पर उसके मन में कनक की परवरिश को लेकर एक उलझन है ना? हाँ, एक गहरा पूर्वाग्रह है। वो सोचता है, मनुष्य के लिए स्त्री कितनी बड़ी समस्या है, इसकी सोने सी देह के भीतर कितना तीक्ष्ण जहर।
ये पढ़कर तो झटका लगता है। एक तरफ वो इतना पढ़ा लिखा प्रगतिशील प्रोफेसर है और दूसरी तरफ उसकी सोच इतनी पिछड़ी हुई। यही तो इस उपन्यास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। निराला यहाँ समाज के पाखंड पर चोट कर रहे थे। मतलब बातें बड़ी बड़ी करना और जब अपनाने की बारी आए तो पीछे हट जाना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। राजकुमार उसी समाज का प्रतीक है। और कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब राजकुमार का दोस्त चंदन, जो एक क्रांतिकारी है, वो गिरफ्तार हो जाता है। जी हाँ। और इस बीच कनक एक और मुसीबत में फंस जाती है। विजयपुर का एक अय्याश कुआं उसे गाने के लिए बुलाता है और धोखे से उसे एक सुनसान महल में ले जाता है। राजकुमार कनक के पीछे विजयपुर पहुंचता है, लेकिन कनक को बचाता है चंदन। चंदन? वो तो गिरफ्तार हो गया था। नहीं, वो दूसरा क्रांतिकारी दोस्त था। ये चंदन राजकुमार की भाभी तारा की मदद से वहां पहुंचता है। वो बड़ी बहादुरी से कनक को उस महल से निकालकर एक जंगल के रास्ते अपनी भाभी के पास ले आता है। और यहाँ कहानी में एक और बहुत मजबूत किरदार की एंट्री होती है, तारा, राजकुमार की भाभी। तारा इस कहानी की नैतिक शक्ति है, अब मॉरल कंपस। वो आते ही कनक को अपनी छोटी बहन मान लेती है। और वो राजकुमार को उसकी दोहरी सोच के लिए फटकार भी लगाती है। हाँ, वो उसे आईना दिखाती है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसे अपनाने में समाज से डर रहे हो। तारा वो करती है जो राजकुमार नहीं कर पाता। वो कनक को बिना शर्त अपनाती है। और वो एक रस्म भी करवाती है जिसमें कनक के नाचने वाले कपड़े, पेशवाज, जला दिए जाते हैं। जी, ये सिर्फ कपड़े जलाना नहीं था, ये कनक के अतीत से उसकी आजादी का प्रतीक था। एक नई शुरुआत। हाँ, एक नई शुरुआत। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक औरत दूसरी औरत के लिए कर रही है। ये निराला के स्त्री किरदारों की ताकत दिखाता है। तो तारा की वजह से राजकुमार की दुविधा खत्म होती है और वो कनक को अपना लेता है। कनक की माँ भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। तो हैप्पी एंडिंग लगता तो है, पर निराला कहानी को इतनी आसानी से खत्म नहीं करते। अंत में एक और नाटकीय मोड़ है। वो क्या? पुलिस राजकुमार के घर की तलाशी लेने वाली होती है और उसके कमरे में चंदन की कुछ क्रांतिकारी किताबें रखी होती हैं। अगर वो मिल गई तो राजकुमार फंस जाएगा देशद्रोह के केस में। हाँ, ये देखकर चंदन खुद को बचाने के बजाय दोस्त को बचाने का फैसला करता है। मतलब? जब पुलिस आती है तो वो अपना नाम राजकुमार वर्मा बताकर गिरफ्तार हो जाता है। क्या बात है, वो दोस्त के लिए अपनी आजादी कुर्बान कर देता है। जी, और उपन्यास का अंत एक अखबार की सुर्खी से होता है जिसे राजकुमार और कनक एक साथ पढ़ रहे हैं। और खबर है राजकुमार वर्मा को 1 साल की सख्त कैद। जबकि सजा चंदन काट रहा है राजकुमार के नाम पर। और उस खबर को पढ़कर दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? दोस्त जेल में है और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कान जीत की है। ये इस बात की मुस्कान है कि उन्होंने सिर्फ प्यार ही नहीं पाया, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो त्याग और आदर्शों की नींव पर खड़ा है। मतलब अब उनकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल, वो भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत ही परिपक्व अंत है। तो अप्सरा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये समाज के दोहरे मापदंडों, स्त्री के साहस और उसके आत्मसम्मान की कहानी है। हाँ, कनक और तारा जैसे किरदार दिखाते हैं कि निराला अपने समय में स्त्री को किस मजबूत नजरिए से देख रहे थे। और अंत में निराला की उसी बात पर लौटते हैं कि वो बस अप्सरा के पीछे पीछे चलते गए। जी, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि उनके जहन में वो नई स्त्री कैसी थी। वो एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी दुनिया खुद बनाती है, प्यार करना चुनती है और जरूरत पड़ने पर अपने प्रगतिशील नायक को भी सही रास्ता दिखाती है। वो सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, एक पथ प्रदर्शक है। बिल्कुल। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।